हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है संधारित्रों का संयोजन। कि हम संधारित्रों को कैसे संयोजित करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम बेस्ड के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम बेसिस से देखेंगे तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न को आना ही आना है। 100% मान के चलिए क्या होते हैं आपके एग्जाम में प्रश्न इससे आते हैं। या तो न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न आते हैं, या इनके संयोजन के प्रश्न खुद ही आ जाते हैं कि इनके हम जो डेरिवेशन होते हैं उनको कैसे करते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो सबसे पहले देखिएगा हमें संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले संयोजन हम क्यों करते हैं, संयोजन जो है हमारा, हम संधारित्रों का संयोजन करते क्यों है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमें 1 माइक्रोफैराड का क्या है संधारित्र चाहिए। हमें क्या चाहिए, 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र चाहिए। और हम गए बाजार, हम कहा चले गए बाजार, और वहां हम दुकान पे गए तो दुकानदार के पास ढेर सारे संधारित्र थे, ढेर सारे संधारित्र थे, ढेर सारे संधारित्र थे, लेकिन उनमें से 1 माइक्रोफैराड का कोई संधारित्र नहीं था। उसके पास मान लेते हैं हम कि 2 माइक्रोफैराड के, 2 माइक्रोफैराड के, 3 माइक्रोफैराड के, ऐसे 2 माइक्रोफैराड के अन्य अन्य क्वालिटी के ढेर सारे संधारित्र थे, लेकिन 1 माइक्रोफैराड वाला संधारित्र नहीं था। तो हमें चाहिए कितना, 1 माइक्रोफैराड संधारित्र, लेकिन दुकानदार के पास क्या है, 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब यही हमें क्या होता है, संयोजन लगता है। कि हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास उचित जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, जो चाहिए और जो उपलब्ध हो, उपलब्ध दोनों में क्या हो, डिफरेंस हो। मतलब जो हमें चाहिए 1 माइक्रोफैराड का, लेकिन उपलब्ध कितने में है, 2 के हैं, 3 के हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते हैं और इसे हम इस क्रम में जोड़ते हैं, इनको ऐसी व्यवस्थाओं में जोड़ते हैं ताकि हमें 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र प्राप्त हो जाए। तो हम संयोजन क्यों करते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध संधारित्र है, उपलब्ध संधारित्र है, उनको जोड़कर जिनकी हमें आवश्यकता होती है उसे प्राप्त करने के लिए हम करते हैं संधारित्रों का संयोजन करते हैं। क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, संयोजन आखिर क्यों जरूरी होता है। जब हमारे पास आवश्यक संधारित्र नहीं होते हैं तो हम उपलब्ध संधारित्रों को जोड़कर उसे आवश्यक संधारित्र के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसी कारण हम क्या करते हैं, संधारित्रों का संयोजन करते हैं। आई होप कि आपको संधारित्र का संयोजन क्यों होता है समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संधारित्रों के संयोजन के प्रकार। जो संधारित्र होता है हम इन्हें किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, जो संधारित्र के संयोजन होते हैं कई प्रकार के होते हैं। हम संधारित्रों को कई तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन होता है, मुख्य रूप से जो हमें पढ़ने होते हैं, हम 3 प्रकार से इसको जोड़ते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। पहला जोड़ते हैं, पहला किस क्रम में जोड़ते हैं, जिसे बोला जाता है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में संयोजन। सबसे पहला किसमें होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरे का नाम क्या होता है, समांतर क्रम, या समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन। और जो हमारा तीसरा नंबर आता है, जो हमें पढ़ना होता है, वो होता है मिश्रित, अर्थात आधे समांतर और आधे श्रेणी। तो ये 3 प्रकार से, मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से करते हैं संधारित्रों का संयोजन करते हैं। कौन कौन से, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा मिश्रित क्रम। तो चलिए आइए हम तीनों को देखते हैं कि कैसे किसे श्रेणी क्रम कहेंगे, किसे समांतर क्रम कहेंगे और उसे मिश्रित क्रम कहेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर हम देखेंगे श्रेणी क्रम। कौन सा देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन।
अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला हम क्या जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसकी अंग्रेजी क्या होगी? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए देखिएगा श्रेणी क्रम कैसे हम जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है? देखिए सबसे पहले क्या है? संधारित्र होता है। संधारित्र में आपको पता होना चाहिए, जो संधारित्र हमारे होते हैं इसमें क्या होती है? एक प्लेट धनावेश, दूसरी प्लेट कैसी होती है? ऋणावेश होती है। जो हमारा कैपेसिटर होता है, संधारित्र होता है, मान लीजिए कैपेसिटर क्या है? सी है। तो इसमें क्या होता है? जो हमारा कैपेसिटर सी है इसमें क्या है? एक प्लेट प्लस में होती है, दूसरी प्लेट कैसी होती है? माइनस में होती है। अब आइए हम इनको कैसे जोड़ें, इसे हम श्रेणी क्रम में कहेंगे। तो मान लेते हैं मान लिया कि हमारे पास तीन क्या है? संधारित्र है। हमारे पास क्या है? तीन संधारित्र है। तीन क्या है? संधारित्र है। C1, C2 और तीसरा है C3। हमने क्या मान लिया? तीन संधारित्र हैं जिसके नाम क्या है? C1, C2, C3। देखिएगा ये हो गया C1 का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो हमारे पास तीन संधारित्र हो गए। पहला हो गया C1, C2, C3। जब तीनों संधारित्रों में हम क्या करते हैं? पहले संधारित्र का ये जो माइनस वाला हिस्सा है दूसरे संधारित्र के प्लस वाले हिस्से से, पहले संधारित्र का माइनस वाला हिस्सा, पहले संधारित्र का माइनस वाला हिस्सा दूसरे संधारित्र के प्लस वाले हिस्से से, फिर दूसरे संधारित्र के माइनस वाला हिस्सा तीसरे संधारित्र के प्लस वाले हिस्से से, और इसी तरह तीसरे संधारित्र का माइनस वाला अगले वाले के प्लस से। जब हम लगातार ऐसे जोड़ते जाते हैं तो जो हमें चेन प्राप्त हुई, जो हमें सीरीज प्राप्त हुई, इसी को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। जब पहले वाले के माइनस को दूसरे वाले के प्लस से, दूसरे वाले के माइनस को तीसरे वाले के प्लस से, तीसरे वाले के माइनस को चौथे वाले प्लस को, मतलब जितने भी संधारित्र हो उनको क्रमागत ऐसे जोड़ते जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पहले वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे वाले संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि पहली दूसरी प्लेट को पहली प्लेट से, फिर दूसरे वाले दूसरी प्लेट को तीसरे वाले पहली प्लेट से। इसी क्रम में जब हम जोड़ते रहते हैं तो हमें क्या होता है? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्राप्त होता है। तो आई होप कि क्या है आपको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया होगा कि कैसे श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं। जब पहले वाले के दूसरे को दूसरे वाले के पहले से, दूसरे वाले को दूसरे के तीसरे वाले के पहले से, तीसरे वाले के दूसरे को चौथे वाले के पहले से लगातार ऐसे जोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए आइए इसकी परिभाषा को लिखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। चलिए देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगी। जब हम क्या करते हैं? पहले वाले संधारित्र की प्लस प्लेट को दूसरे संधारित्र की माइनस वाली प्लेट से, दूसरे की प्लस वाली प्लेट को तीसरे की माइनस वाली प्लेट से, अर्थात इसी क्रम में क्या करते हैं? लगातार जोड़ते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए परिभाषा क्या कहती है कि मानते हैं हमारे पास क्या है? C1 है, इसकी ये प्लस वाली प्लेट, ये माइनस वाली प्लेट। तो माइनस वाली प्लेट को दूसरे वाली की प्लस प्लेट से क्या करते हैं? प्लस प्लेट से जोड़ देते हैं। जो पहला वाला माइनस है वो दूसरे वाले के प्लस से, फिर दूसरे वाले का माइनस तीसरी वाली के प्लस से, तीसरी वाली के प्लस से। इसी क्रम में लगातार हम क्या करते हैं? जोड़ते रहते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? श्रेणी क्रम प्राप्त होता है। तो इसे नोट कर लीजिए और फिगर को बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, जो हम श्रेणी क्रम में संयोजन को कर देते हैं, जो हमारा संधारित्र होता है, जब इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उसकी जो धारिता कितनी प्राप्त होती है उसके लिए हम व्यंजक को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। चलिए देखिएगा ये हमारे पास क्या हो गया? तीन संधारित्र का श्रेणी क्रम हो गया। अब इन तीनों संधारित्रों को हम क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं, जहां से इसको हम क्या करेंगे? बोल्टता प्रदान करें।
तो देखिएगा हमने क्या किया, इन संधारित्रों को एक बैटरी से जोड़ दिया, जिससे क्या होगी, अभी हम क्या करेंगे, वोल्टता प्रदान करेंगे और इसकी संधारित्र की और इन संधारित्रों की जो धारिता उसे प्राप्त करने वाले हैं। देखिए जैसे जब भी हम क्या करें, जब हम संयोजन करें तो वहां दो चीजों को ध्यान रखिएगा। यदि क्या है, रास्ता जो हमारा एक है, तो जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी वो क्या होगी, हमेशा समान होगी। रास्ता एक ही है तो रास्ता चाहे जितना दूर चला जाए, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा हर जगह पे समान होगी। या आवेश कह सकते हैं, जो आवेश होगा उस सब जगहों पे क्या होगा, समान होगा। यदि रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है, तो जो धारा या आवेश समान होगा वो क्या होगा, समान होगा। यदि रास्ते ऐसे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, रास्ते ऐसे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो यहां से चलने वाला आवेश भी क्या होता है, आवेशों में बढ़ जाता है। क्या होता है, आवेशों में बढ़ जाता है। जो यहां से आवेश चले हैं या जो धारा चली है वो क्या होता है, जैसे ही रास्ते बदलते हैं वहां क्या होता है, आवेश भी बढ़ जाते हैं, उनके मान भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, यदि मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, ऐसे हमारे पास 10-12 गोलियां हैं और इनको हम क्या करेंगे, एक ही पाइप से गुजारें। यदि हमारे पास क्या हो, 10-12 गोलियां हो, 10-12 गोलियां हो, उनको हम एक ही पाइप से डालें और ये पाइप कहीं भी छिद्रित ना हो, तो आप देखेंगे कि सभी की सभी गोलियां समान रूप से एक ही जगह पे आ जाएंगी, समान रूप से क्या होंगी, एक ही जगह पे आ जाएंगी। लेकिन यदि इसी में हम क्या कर दें, ऐसे रास्तों को बांट दे, रास्तों को ऐसे बांट दे और यहां से हम क्या करें, गोलियों को डालें, गोलियों को यहां से क्या करें, डालें, तो देखेंगे कुछ गोलियां ऐसे आएंगी, तो कुछ इस रास्ते से बाहर निकलेंगी, कुछ इस रास्ते से बाहर निकलेंगी, कुछ इस रास्ते से चली जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, गोलियां बढ़ जाएंगी। कहने का तात्पर्य है, यदि रास्ता अर्थात परिपथ में ज्वाइंट होंगे, वहां क्या होंगे, ढेर सारे परिपथ होंगे, तो धारा या आवेश का मान क्या हो जाएगा, परिवर्तित होगा। लेकिन यदि एक ही रास्ता है, जो आवेश के मान होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि ये बात आपने ध्यान रख लिया तो ये जो संधारित्रों का संयोजन है आप आसानी से सीख जाएंगे। यदि रास्ता एक ही है तो आवेश कहिए या धारा कहिए, दोनों का मान सेम होगा। यदि रास्ते बदल रहे हैं तो आवेश भी बदल जाएगा। चलिए देखिएगा, जब यहां से क्या है, ये जो बैटरी है, इस बैटरी से जब हमारे क्या होंगे, जो आवेश होगा, जब आवेश जाएगा तो यहां से कितना आवेश जाएगा, मान लेते हैं हम यहां से क्यू आवेश क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। कितना आवेश, क्यू आवेश इंटर कर रहा है, तो क्यू आवेश यहां भी होगा, यहां से आगे बढ़ेगा तो यहां भी जो आएगा क्यू ही आवेश आएगा, और जो आगे बढ़ेगा यहां भी क्या होगा, क्यू ही आवेश होगा। क्यों, क्योंकि देखेंगे रास्ता एक ही है, एक ही रास्ते से गुजरना है। हमने बताया ना कि आवेश क्या होगा, सेम होगा। एक ही रास्ते से गुजरना है तो आवेश क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद जो इनकी विभव होंगी, देखिए जो विभव होंगी वो क्या होगा, देखिए यदि हम इस पहले वाले संधारित्र के लिए देखें तो हम यहां से यहां जाएंगे, पहला संधारित्र, फिर यहां से दूसरे संधारित्र के लिए और यहां से तीसरे संधारित्र के लिए। तो जो हम आवेश ले जा रहे हैं पहले संधारित्र के लिए हमें यहीं तक जाना होगा। देखिएगा पहले संधारित्र के संदर्भ में देखेंगे जो C1 है, तो आवेश हमारा यहां से चला और यहां तक आया, आवेश यहां से चला यहां तक आया, तो रास्ते की दूरी मान लीजिए x हो गई। लेकिन जैसे ही आवेश दूसरे संधारित्र के लिए C2 देखिएगा यहां है, C2 क्या है, आगे है, तो जो रास्ते की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रास्ते की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो C3 है उसके लिए रास्ते की दूरी और बढ़ जाएगी। C1 है उसके लिए दूरी कम, C2 के लिए दूरी ज्यादा, C3 के लिए दूरी और ज्यादा। अर्थात जब दूरी बढ़ रही है तो हम कार्य भी क्या होगा, बदल जाएगा। यहां तक आने में कार्य कुछ करना होगा, फिर यहां से यहां तक जाने में कार्य कुछ और कार्य करना होगा, और यहां से यहां तक जाने में कुछ और कार्य करना होगा। अर्थात कार्य क्या होंगे, अलग अलग करने पड़ेंगे। जब कार्य अलग अलग करने पड़ेंगे तो जो हमारा विभव होगा वो भी तो अलग अलग होगा। कार्य ही तो हमारा विभव होता है, आवेश द्वारा किया गया कार्य ही तो विभव है। जो हम कार्य अलग अलग करेंगे हमारा विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो C1 के लिए विभव क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा।
C2 के लिए विभव क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, और C3 के लिए विभव क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। रास्ता एक ही है तो आवेश क्या है, सेम है, लेकिन दूरी बढ़ रही है इसलिए विभव का मान बदल रहा है। अब देखिएगा यदि हम C1 के लिए विभव निकालें, C1 के लिए विभव क्या हो जाएगा, तो विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर क्या होता है, Q बटा C होता है। तो C1 के लिए हम निकालेंगे तो विभव बराबर क्या होता है, Q बटा C होता है। तो C1 के लिए इसको हम क्या कर दें, V1 है, और C1 के लिए क्या है, C1 है, लेकिन आवेश देख रहे होंगे C1 के लिए भी Q है। इसी प्रकार C2 के लिए विभव, C2 के लिए विभव क्या हो जाएगा, V2। देखिए C2 के लिए विभव कितना है, V2 है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C2 हो जाएगा, Q अपान C2 हो जाएगा, Q यहां सेम है। तो V2 के लिए क्या आ गया, C2 के लिए विभव क्या है, V2 बराबर Q अपान C2 हो गया। इसी प्रकार C3 के लिए विभव कितना हो जाएगा, विभव हो जाएगा V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C3 हो गया, Q बाई C3 हो गया। तो यदि हम अलग अलग अभी देख रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे के लिए हमारे लिए आ गया Q1 बाई Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। लेकिन यदि हम ये निकाल लें, पूरे संपूर्ण परिपथ का विभव निकाल लें, संपूर्ण परिपथ का विभव कितना है, V है, तो तुल्य परिपथ, तुल्य विभव या इसी को हम क्या कहते हैं, कुल विभव। तुल्य विभव या कुल विभव क्या हो जाएगा, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। जब हम तुल्य विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको आपस में जोड़ देंगे, तो V1 प्लस में V2 प्लस में V3। और तुल्य विभव को हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या आ गया, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। क्या आ गया हमारा, V बराबर V1 प्लस में V2 प्लस में V3। जब हमने क्या किया, तुल्य विभव निकाला, तो तुल्य विभव बराबर क्या आ गया, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। इसके बाद देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से सबके मान को रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, बारी बारी से सबके मान को रखेंगे। तो V बराबर क्या होता है, V का मान क्या होता है, Q बाई C होता है। V का मान क्या होता है, Q बाई C होता है। V1 का मान कितना है, Q बाई C1 आया है। V2 का मान कितना आया है, Q बाई C2 आया है। V3 का मान कितना आया है, Q बाई C3 आया है। चलिए अब आगे देखिएगा, यहां देखिएगा, तो पहले क्या हो गया हमारा, Q बाई C हो गया इक्वल टू, ठीक है, पहले वाले में Q, दूसरे वाले में Q, तीसरे वाले में Q, सब में Q है, तो हम Q को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, बाहर क्या आ जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बटा C1 प्लस में 1 बटा C2 प्लस में 1 बटा C3। क्या हो जाएगा, 1 बटा C1 प्लस में 1 बटा C2 प्लस में 1 बटा C3। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस में 1 बाई C2 प्लस में 1 बाई C3। तो ये आ जाएगा आपका श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन। कितना आ गया, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस में 1 बाई C2 प्लस में 1 बाई C3। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो कुल धारिता होता है, कुल धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहां से क्या निकल रहा है, जो संपूर्ण परिपथ है उसकी कुल धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। तो ये रहा आपका श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता। यदि हमें अलग अलग धारिता दी गई हो और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम इस वाले फार्मूले पे क्या करेंगे, लगा के जोड़ देंगे उसे। तो ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का फार्मूला। आई होप कि आपको डेरिवेशन कैसे हुआ है और संधारित्रों का श्रेणी क्रम क्या होता है ये चीज समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।